हेलो एवरीवन, आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जिस ऑर्डर का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, सभी शिक्षक साथियों को इंतजार था सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति का, तो वो नीति आज जारी कर दी गई है। उसको जारी कर दिया गया है अवधेश कुमार तिवारी जी विशेष सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से, और 23 मई की तारीख में उसको जारी किया गया है। लोग इस स्थानांतरण नीति का, इस ट्रांसफर पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिसकी लाखों शिक्षक बाट देख रहे थे, सभी लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि वो भी अपने परिवार के पास पहुंचे, अपनी सर्विस के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दे पाएं और अपनी सर्विस को पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निभा पाएं। जिस उम्मीद, जिस खुशी से वो सभी लोग उस ट्रांसफर पॉलिसी की बाट देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस नीति ने, इस ट्रांसफर पॉलिसी ने उन लोग ठेस पहुंचाई है। बात करें ट्रांसफ़र पॉलिसी की, तो आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी है और क्या नए नियम इस बार इस पॉलिसी में लागू कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश। आइए पढ़ लेते हैं इस लेटर को जल्दी से एक बार। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महोदय के बाद नीचे इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारों उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात, इस बार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें मेन जो रोल प्ले हो रहा है वो हो रहा है छात्र शिक्षक अनुपात के ऊपर के उद्देश्य से दृष्टिगत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के तर्कसंगत परिनियोजन, रेशनल डेवलपमेंट हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। तो नीति जो दी गई है उस नीति को एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा संपादित की जाएगी। इसमें होंगे जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी इसके सदस्य होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो मुख्य पॉइंट है। इस पॉइंट को आप सभी ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। यानी कि जिन जनपदों में शिक्षकों की संख्या अधिक है एवं छात्र या छात्राओं की संख्या कम है, जहां पर शिक्षकों का रेशो ज्यादा है और छात्र या छात्राओं का कम है, तो वहां से ट्रांसफर किया जाएगा या वहां से वो शिक्षक या शिक्षिका ट्रांसफर ले सकेंगे उन जनपदों में जहां पर शिक्षक कम है और छात्र ज्यादा है, को बेस बनाया गया है अंतर जनपदीय ट्रांसफर पॉलिसी में। आंकड़ों की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी, आइए आपको वो भी बताते हैं। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि उन जिलों की जो सूची है वो ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी जहां पर शिक्षक अधिक हैं। उन जिलों की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी जहां पर शिक्षकों की संख्या कम है और छात्र या छात्राओं की संख्या अधिक है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। उसी के साथ पॉइंट नंबर 5 में बताया गया अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। इस बार ये विशेष पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। पहले ट्रांसफर के लिए बाध्यता रहती थी 3 वर्ष या 5 वर्ष, तो अब उस टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। आपकी नियुक्ति चाहे जब हुई हो, आप ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। आप वरीयता क्रम में विकल्प दे सकेंगे और ये भी यहाँ पर मुख्य बात बताई गई है कि ये सब स्वेच्छा से होगा, यानी कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वो ट्रांसफर ले ही ले। उस अध्यापक या अध्यापिका की इच्छा है कि वो अधिक शिक्षक वाले जनपद से ट्रांसफर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका को अधिक शिक्षक संख्या वाला जनपद ही पसंद आ रहा है तो वो क्यों जाना चाहेगा उन जनपदों में जहां पर शिक्षकों की कमी है। ये बात एक सोचने वाली है। और किस प्रकार से वो शिक्षक छात्र आंकड़ा जिस अनुपात की बात की जा रही है उसको पूरा किया जाएगा।
अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। एनआईसी के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ पॉइंट नंबर 9 में बताया गया, अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है, अध्यापक या अध्यापिका अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूं कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा हूं या जा रही हूं तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा या करूंगी। यानी कि आप उसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, ना ही आप उसकी मांग कर सकते हैं। इसी के साथ पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है, शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे। ये भी मुख्य पॉइंट है, आप सभी इसको ध्यान से समझ लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में बताया गया, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निर्गत नीति के क्रम में तकनीकी चरण, अन्य प्रक्रिया एवं समय सारणी का निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। उम्मीद है 23 मई 2025 को ये ट्रांसफर पॉलिसी आ गई है और जल्दी ही ये सभी समय सारणी आप सभी को देखने को मिलेगी। के आधार पर यह ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा स्वेच्छा से लिए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विवरण को अपडेट किया जाएगा। तो इस अंतर जनपदीय ट्रांसफर पॉलिसी में जो कि आज जारी की गई है, इसमें क्या कुछ है विशेष, आइए जानते हैं उन बातों को जो पहले से कुछ बदली हुई है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण में समय की बाध्यता समाप्त। अब समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। आपकी ज्वाइनिंग चाहे जब हुई हो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि समय की बाध्यता को रखा गया था, पहले 3 वर्ष या 5 वर्ष की समय की बाउंडेशन को रखा गया था कि इतने वर्ष तक आपने सर्विस पूरी की हो, कंप्लीट की हो, लेकिन अब उस बाउंडेशन को हटा दिया गया है। इसी के साथ पॉलिसी में ग्रेड सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। इस बार ग्रेडिंग सिस्टम का जिक्र भी इस पॉलिसी में नहीं किया गया है कि महिलाओं को इतने अंकों का ग्रेड है। जैसे महिलाओं को 5 अंक या 10 अंकों का ग्रेड रहता था, पुरुषों को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 1 अंक का ग्रेड मिलता था, तो उस ग्रेडिंग सिस्टम का जिक्र भी इस पॉलिसी में नहीं किया गया है। पॉलिसी में पति पत्नी स्थानांतरण प्रकरण का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। जैसे पिछली पॉलिसी में यह था कि पति पत्नी को एक ही जनपद में नियुक्त किया जाएगा, एक ही जनपद में ट्रांसफर उनका किया जाएगा, उस प्रकार का जिक्र भी इस पॉलिसी में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 4 में पॉलिसी में स्थानांतरण प्रतिशत का कोई जिक्र नहीं है। जैसे पूर्व में हुए स्थानांतरण में ट्रांसफर का या 15% ट्रांसफर का जिक्र रहता था। जिले में जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनकी संख्या का 10% या 15% ट्रांसफर का जिक्र रहता था। इस प्रकार के प्रतिशत का भी इस ट्रांसफर पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं है। पॉलिसी में विशेष वरीयता का कोई जिक्र नहीं है। जैसे दिव्यांग या किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, उस तरह का जिक्र भी इसमें नहीं किया गया है। इसी के साथ पॉलिसी में चिकित्सीय प्रकरण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पूर्व में किए गए ट्रांसफर में यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से या व्यक्ति के परिवार में उसकी वाइफ या बच्चे किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो मेडिकल लगा करके या मेडिकल के आधार पर ऐसे लोगों का ट्रांसफर किया जाता रहा था, उनको विशेष वरीयता वहां पर मिलती थी। इस प्रकार का जिक्र भी फिलहाल इस ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में पॉलिसी में स्थानांतरण के लिए सभी जनपद खोले जाएंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। जैसे पूर्व में हुए ट्रांसफर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतम जिलों को बंद ही रखा गया था, उनमें ट्रांसफर नहीं किया गया था। पहले से ही उसमें अधिक सीटें बताई गई थी, उनको नहीं खोला गया था ट्रांसफर के लिए। तो इस प्रकार का जिक्र भी फिलहाल अन्य जनपदों के लिए नहीं बताया गया है कि सभी जनपद खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर करने का जोर और जिक्र ही इस ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि कितने शिक्षक या शिक्षिकाएं स्वेच्छा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकसित जिलों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों या अन्य जनपदों में आना चाहेंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुविधाओं और विकसितता से बहुत दूर है। इस प्रकार ये छात्र शिक्षक अनुपात को सरकार पूरा करेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षक की नियुक्ति यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में हो जाती है तो खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वेच्छा से आने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम रहेगी। इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज आई ट्रांसफर पॉलिसी में साफ साफ बताया गया है कि ये सब स्वेच्छा से होगा, तो इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस ट्रांसफर नीति के अनुसार छात्र शिक्षक आंकड़ा कितना बराबर हो पाता है।
कितने शिक्षकों का ट्रांसफर इस पॉलिसी के आधार पर हो पाता है, कितने शिक्षकों को या जनपदों को इसका लाभ मिल पाता है। और छात्र शिक्षक आंकड़ा इस प्रकार से तो शायद पूरा ही ना हो, और अगर पूरा होगा तो शिक्षक भर्ती से होगा, जिसके लिए नियम ये होने चाहिए कि उन जिलों में जहां शिक्षक कम है वहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियुक्त किए जाएं, या फिर उनके लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली जाए, या फिर आर्मी रूल फॉलो किया जाए कि सभी जनपदों से जहां पर शिक्षक अधिक हैं उन जनपदों में कम से कम 3 साल सर्विस करें और उनका रोटेशन चलता रहे। जैसे हर आर्मी पर्सन को कश्मीर की पोस्टिंग पूरी सर्विस में एक बार मिलती है, वहाँ जाना ही होता है। इसी प्रकार से उन जनपदों में भी उन शिक्षकों को भेजा जाए जो अधिक शिक्षक वाले जनपदों में नियुक्त हैं और कम से कम 3 साल के लिए वो वहाँ पर सर्विस कंप्लीट करके आए। सीधे शब्दों में यदि अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति की सरल व्याख्या करें तो वो इस प्रकार से है। शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर जनपदों की पहचान। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात की गणना की जाएगी। इसके आधार पर उन जनपदों की सूची बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है। उन जनपदों की सूची भी बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। यह सूची ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी और इसी सूची के आधार पर अधिक शिक्षक वाले जनपदों से कम शिक्षक वाले जनपदों के लिए वो टीचर्स अप्लाई कर सकेंगे, और ये स्वेच्छा से होगा। जिन जनपदों में शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा है वहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं स्वेच्छा से उन जनपदों का चयन कर सकेंगे। जहां शिक्षकों की जरूरत है यह चयन ऑनलाइन होगा और अपनी पसंद के जनपदों को प्राथमिकता के क्रम में चुन सकेंगे। संक्षेप में यह नीति शिक्षकों की कमी और अधिकता वाले जिलों की पहचान कर शिक्षकों को स्वेच्छा से स्थानांतरण का मौका देती है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित रहे। बाकी आगे की पिक्चर आने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसी प्रकार से है या फिर इसमें और कुछ भी है। फिलहाल अंतर जनपदीय स्थानांतरण अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।